हेलो फ्रेंड, मैं शुभम यादव आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं यूट्यूब के चैनल धाकड़ स्टडी 4 में। देखो, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम होगा भिन्न और फ्रैक्शन। ठीक है, याद रखना ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कंपटीशन की दृष्टि से, और इससे क्या होगा कि हमारा बेसिक बहुत मजबूत होता हुआ चला जाएगा। आप इसको बहुत अच्छे से समझिए, हर एग्ज़ाम में यहाँ से 1 या 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैं आपको शुरू से आखिर तक सिंपल सवाल भी करवाऊंगा और कठिन सवाल भी करवाऊंगा और प्रीवियस ईयर के सवाल भी करवाऊंगा। तो देखो, हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। अगर भिन्न है, फ्रैक्शन है, तो पहले आप ये समझिए कि ये भिन्न है क्या चीज़। देखो भाई, अगर मैं आपसे बोलूँ कि यार भिन्न क्या होती है, तो देखो, जो संख्याएं x बटे वाई के रूप में लिखी जा सकती है ना, x बटे वाई के रूप में जो संख्याएं लिखी जा सकती है वो संख्याएं ही कहलाती है भिन्न। ठीक है ना, जो संख्या x बटे वाई के रूप में लिखी जा सकती है उसी को हम भिन्न कहते हैं। देखो, मैं उदाहरण बताऊं, अगर मैं आपसे कहूं क्या 2/5 भिन्न है, आप बोलोगे हाँ। 7/8 भिन्न है, तो ये भी भिन्न है। 9/11 ये भी भिन्न है। -10/13 ये भी भिन्न है। अगर हम बोलूँ -11/17 ये भी भिन्न है। देखो भाई, याद रखिएगा, यहाँ पर माइनस और प्लस चिन्ह इंडिकेट नहीं करता है। यहाँ पर जो संख्या में मतलब कि अंश हो और हर हो, आप ये और समझ लीजिए, ये जो ऊपर वाला होता है इसे हम अंश कहते हैं। अंश मतलब इसे कहते हैं न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर। और नीचे वाले को हम कहते हैं हर। हर मतलब डिनोमिनेटर। ठीक है, अंश और हर के रूप में जो संख्या लिखी जा सकती है वो हर संख्याएं भिन्न है। जैसे मैंने उदाहरण ये लिखी, सब क्या होंगी, सब की सब भिन्न है। ठीक है ना, जैसे मैं आपसे कहूँ भाइयों, क्या ये बताइए 22/7, तो हाँ ये भी भिन्न है। क्या 1 भिन्न है, तो आप बोलोगे ये भी भिन्न है। ये किस तरह से भिन्न है, जरा इसको ध्यान से समझिए। मैं 2/2 लिख सकता हूँ क्या? बिल्कुल लिख सकता हूँ। क्यों? क्योंकि 2 से 2 कटेगा तो 1 बनेगा, और एक को आपने पी और मतलब x और y के फॉर्म में लिख दिया तो मतलब भिन्न हो गई ये। तो क्या ये बताइए 5/5, इसको इस तरह से भी तो लिखा जा सकता है। इसमें अंश बन गया और हर बन गया। जिसमें अंश और हर बन रहा होगा ना, वो संख्या क्या होंगी, हमारी भिन्न होंगी। करेक्ट, समझ में आया ना? ठीक है, अगर मैं आपसे कहूँ बताइए 0 भिन्न है क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि 0 भिन्न है क्या। तो हाँ भाई, 0 भिन्न है। याद रखना, 0 फ्रैक्शन होती है। क्यों? क्योंकि 0 के बट्टे में आप 1 लिख सकते हो ना, 0 के बट्टे में आप 2 भी लिख सकते हो, 0 के बट्टे में आप 5 भी लिख सकते हो। तो हुआ ना अंश और हर। क्यों? क्योंकि भाग दोगे तो 0 का 0 बन जाएगा, यहाँ पर एक भाग दोगे तो 0 का 0 बन जाएगा, यहाँ भाग दोगे तो 0 का 0 ही बन जाएगा। ठीक है ना, तो क्या हुआ, इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते, तो 0 भिन्न होती है। समझ में आया? तो ये इस तरह से मैंने आपको समझाया कि भिन्न होती क्या चीज है, जिसे हम x बटे वाई के रूप में लिख सकते हैं, या फिर मैं ऐसा कह दूं कि जिसे हम अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं ना, वो हर संख्या हमारी भिन्न होगी। समझ में आया? अब देखो, भिन्न कितने प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न के प्रकार। भाई मैं आपसे कहूं भिन्न के प्रकार, इंग्लिश में अगर बोलेंगे तो इसे बोलेंगे टाइप ऑफ फ्रैक्शन। भिन्न सामान्यतः 3 प्रकार की होती है। ठीक है, सामान्यतः तो भिन्न 3 ही प्रकार की होती है। देखते हैं कौन सी 3 होती है। एक तो होती है सामान्य भिन्न, एक होती है सामान्य भिन्न, जिसे इंग्लिश में कहेंगे सिंपल फ्रैक्शन। सिंपल फ्रैक्शन, ठीक है। एक होती है हमारी, जिसे कहते हैं हम वितत भिन्न। वितत भिन्न या इसी को कहा जाता है भाइयों लंगड़ी भिन्न, या फिर इसी को हम कह सकते हैं, इसी को वितत भिन्न कहते हैं, इसी को लंगड़ी भिन्न कहते हैं, और इसी को सतत भिन्न भी कह सकते हैं। और याद रखना, इसको इंग्लिश में कहा जाता है लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्शन, सॉरी कंटिन्यू फ्रैक्शन।
इसके अलावा जो थर्ड जो हमारा इसका प्रकार है उसे हम कहते हैं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, इंग्लिश में कहेंगे इसको डेसिमल फ्रैक्शन। तो समझ में आया, भिन्न सामान्यतः तीन प्रकार की होती है। एक होती है हमारी सामान्य भिन्न जिसे सिंपल फ्रैक्शन कहते हैं, एक होती है हमारी वितत भिन्न, लंगड़ी भिन्न या इसी को सतत भिन्न भी कहते हैं, इंग्लिश में इसे कहते हैं कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन। और एक फ्रैक्शन होती है हमारी कैसी, दशमलव भिन्न, जिसे हम डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। अब मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ कि ये क्या क्या चीजें होती हैं। देखो सबसे पहले आप वितत भिन्न को जानिए। वितत भिन्न जिसमें क्या है कि मतलब कि जो डिवाइड का जो चिन्ह होता है ना, बट्टे का चिन्ह 2 से 1 से अधिक होना चाहिए। जैसे मैं आपको उदाहरण में बताऊं, 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 1 बटे 1 + 5 बटे 7। तो अगर इस तरह की जो संख्याएं दिखेंगी ना, जिसमें बहुत सारा बटा लगा हुआ होगा, 1 2 3 4, तो ये 4 बटे हैं यहाँ पे। कहीं 3 भी होगा, कहीं 2 भी होगा, कहीं 5 भी हो सकता है। तो इस तरह की जो फ्रैक्शन होंगे वो हमारी कॉन्टिन्यूड फ्रैक्शन होंगी, मतलब वितत भिन्न होंगी, जिसे लंगड़ी भिन्न या सतत भिन्न भी हम कह सकते हैं। समझ में आया ना। अब देखो डेसिमल फ्रैक्शन क्या होती है। डेसिमल फ्रैक्शन मतलब कि जो संख्या दशमलव वाली होंगी ना, जो संख्याएं दशमलव वाली होंगी उसे हम दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे मैं आपसे कह दूं 0.7, 0.9, 0.100, 0.75, तो जिसमें दशमलव लगा हुआ होगा ना, जिसमें दशमलव लगा हुआ होगा वो हमारी कौन सी डेसिमल फ्रैक्शन होंगी। ठीक है ना। तो इसके सिर्फ मैंने आपको उदाहरण बताए हैं, ये अपने आप में दोनों ही बड़े टॉपिक हैं, इनको हम कवर करेंगे। ठीक है। यहाँ से बेहतरीन लाजवाब मस्त वाले प्रश्न पूछे जाते हैं। इसको हम अभी चालू करेंगे। सामान्य भिन्न क्या होती है। दरअसल भाइयों सामान्य जो भिन्न होती है ना, सामान्य भिन्न अपने आप में 3 प्रकार की होती है। सामान्य भिन्न अपने आप में 3 प्रकार की होती है। मैं आपको बताऊं सामान्य भिन्न कौन सी 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले तो होती है एक उचित भिन्न, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन। एक होती है अनुचित भिन्न, एक होती है भाइयों अनुचित भिन्न, जिसे हम बोलते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। और इसी का एक पार्ट होता है मिश्रित भिन्न, जिसे हम इंग्लिश में कहेंगे मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है ना। तो ये जो हमारी सिंपल वाली फ्रैक्शन है ना, ये जो हमारी सामान्य वाली भिन्न है, ये सिंपल फ्रैक्शन है, ये अपने आप में 3 टाइप्स की होती है। एक होती है उचित भिन्न मतलब प्रॉपर फ्रैक्शन, दूसरी होती है अनुचित भिन्न जिसे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहते हैं, तीसरी होती है मिश्रित भिन्न, जिसे इंग्लिश में हम मिक्स फ्रैक्शन कह सकते हैं। तो भाइयों सुनो, अब ध्यान से अगर मैं आपको बताऊं उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है और मिक्स फ्रैक्शन क्या है, जरा ध्यान से समझिएगा। जैसे मैं आपसे कहूँ, पहले इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। ठीक है। देखो अब मैं आपको बताता हूँ कि उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है, और ये जो मैंने सामान्य भिन्न बताया ना, ये जो सामान्य भिन्न है ना मतलब सिंपल फ्रैक्शन, इसके 3 पार्ट बताए मैंने। एक बताया मैंने उचित भिन्न, और एक क्या बताया था अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न, और अगला वाला बताया था मिश्रित भिन्न। तो सबसे पहले ये समझिए कि उचित भिन्न क्या है, अनुचित भिन्न क्या है और मिक्स फ्रैक्शन क्या है। देखो सबसे पहले अगर मैं आपसे बात कहूँ उचित भिन्न की, उचित भिन्न का उदाहरण समझिए। जैसे मैं आपको बताऊं इसका एग्जांपल 7/8, 9/11, 13/19, ये सब की सब प्रॉपर फ्रैक्शन हैं, मतलब उचित भिन्न है। कैसे समझेंगे, सुनो ध्यान से।
ये ऊपर वाला क्या होता है, अंश होता है, और नीचे वाला क्या होता है, हर होता है, मतलब डिन्यूमिनेटर होता है। ये वाला न्यूमिनेटर होता है, ये वाला डिन्यूमिनेटर होता है, ठीक है। अब देखो अंश छोटा दिखाई देगा, हर बड़ा दिखाई देगा। इसमें भी देखोगे आपको अंश छोटा दिखाई देगा, हर बड़ा दिखाई देगा। इसमें भी अंश छोटा दिखाई देगा, हर बड़ा दिखाई देगा। तो आप कैसे पहचानोगे प्रॉपर फ्रैक्शन को भाइयों, जिसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा ना, वो हर भिन्न प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाएंगे। मैं आपको बता दूं, जिसका अंश छोटा हो वह हर बड़ा हो, याद रखना। बस यही एक डेफिनेशन आप याद रखिए। आप बहुत सारे उदाहरण बना सकते हो, अपने खुद के मन से बना सकते हो। जैसे मैं आपको और भी बता दूं, मैंने आपसे कह दिया, चलिए बताइए 10/27 31/49। बस ये है कि आपको अंश छोटा बनाना होगा और हर को बड़ा बनाना होगा। अंश को छोटा बनाइए, हर को बड़ा बनाइए, क्या हो जाएंगी वो फ्रैक्शन, उचित भिन्न हो जाएंगे। उम्मीद है कि आपको ये चीजें आप बहुत ही अच्छे से समझ में आ गई होंगी कि उचित भिन्न हम किसे कहेंगे, जिसका अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। और एक बात और याद रखिए, उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम आता है, याद रखना। इसका जो मान आएगा ना, इसका मान हमेशा 1 से कम आएगा, हमेशा 1 से कम ही आएगा। बस ये 2 फैक्ट याद रखिए। उचित भिन्न आप अच्छे से समझ जाओ, जिसका अंश छोटा हो हर बड़ा हो, क्या कहलाएंगी, उचित भिन्न। और उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम ही आएगा, उचित भिन्न का मान हमेशा 1 से कम ही आएगा, ठीक है ना। अब मैं बताता हूँ आपको अनुचित भिन्न। अनुचित भिन्न मतलब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अनुचित भिन्न इसका एकदम उल्टा हो जाता है, इसका एकदम उल्टा हो जाता है। यहाँ पर मैंने क्या बताया था कि अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा, अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। लेकिन इसमें क्या है कि अंश बड़ा होगा। जैसे मैं आपको यहाँ पर भी उदाहरण लिखा दूं, मैंने आपसे कह दिया 10/9, ये अनुचित भिन्न हो गई। क्यों? क्योंकि अंश बड़ा हो गया ना। जैसे मैंने आपको लिख दिया 11/7, जैसे 21/13 लिखो। अब देखो इसमें क्या है कि अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, ठीक है ना। अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, ठीक है। अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा। इसमें क्या होगा कि अंश बड़ा व हर छोटा होगा, ठीक है। एक मेन फैक्ट तो यही याद रखना है। और दूसरा फैक्ट आपको ये याद रखना है कि अनुचित भिन्न जो है ना, अनुचित भिन्न का मान 1 से हमेशा बड़ा होगा। अनुचित भिन्न का मान, इसका मान हमेशा 1 से बड़ा होगा, 1 से ज्यादा होगा, ठीक है ना। तो आप उम्मीद है उचित और अनुचित तो आराम से समझ गए होंगे। उचित की अगर बात करें तो अंश छोटा होगा, हर बड़ा होगा। अनुचित की बात करें तो अंश बड़ा होगा और हर छोटा होगा, और मान 1 से ज्यादा होगा, उसमें मान 1 से कम होगा। अब बात करते हैं मिश्रित भिन्न की, ठीक है। देखो यार, कभी कभी है ना एग्जाम में ऐसी चीजें भी पूछ ली जाती है कि बताइए इनमें से कौन सी प्रॉपर फ्रैक्शन है, या फिर इनमें से कौन सी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, या फिर बताइए इनमें से कौन सी मिक्स फ्रैक्शन है, कौन सी डेसिमल फ्रैक्शन है, कौन सी लॉन्गिट्यूडनल फ्रैक्शन है। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। इसलिए आपको ये सब चीज़ें आपको अच्छे से बननी चाहिए, ठीक है ना। ये पूरी तरह से बेसिक है, आप यहाँ से बहुत अच्छे से सीख पाओ चीज़ों को, ठीक है। अब देखो मिक्स फ्रैक्शन क्या होती है। आपने ऐसी संख्या जरूर देखी होंगी मिक्स फ्रैक्शन में। जैसे मैं आपको बोलूं 2 सही 1/7, तो ये मिक्स फ्रैक्शन है। अगर मैंने आपसे कह दिया 4 सही 3/5, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है भाई। मैंने आपसे कह दिया 7 सही 11/19, ये भी मिक्स फ्रैक्शन है। कैसे समझोगे? समझो ध्यान से बात को।
जब भी ये सही बटे वाला सिंबल आ जाए ना, ये सही बटे जैसी संख्याएं आ जाए, सही बटे की तरह वाली अगर संख्या आ जाए तो वो फ्रैक्शन हो जाएंगी हमारी मिक्स फ्रैक्शन, ठीक है ना। सही बटे की तरह अगर संख्या आ गई तो वो कहलाएंगी कैसी, मिक्स वाली फ्रैक्शन कहलाएंगी, ठीक है ना। उम्मीद है आपको चीज़ें बहुत अच्छी तरह से क्लियर हो गई होंगी। अब देखो मैं आपसे बताता हूँ कि प्रश्न किस तरह से पूछे जाते हैं। आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना और अपना नोट्स बना लेना, बहुत बेसिक और फुल मज़ेदार वाली चीज़ें हैं। देखो अब सवाल कैसे पूछे जाते हैं। सबसे पहला जो टाइप होता है ना, सबसे पहले ही टाइप का सवाल क्या होता है, देखो सबसे पहले वाले टाइप का जो सवाल होता है फ्रेंड, देखो अब हम देखते हैं भिन्नों की तुलना। यहाँ से क्वेश्चन जबरदस्त तरीके से पूछे जाते हैं। अब जितने भी मैं टाइप को अच्छे से बताऊंगा ना, आप ध्यान से समझते हुए चले जाना। सबसे पहला टाइप है, देखो भिन्नों की तुलना में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जैसे कोई 4 फ्रैक्शन दे देगा और बताएगा कि इन 4 फ्रैक्शनों में, जैसे मैं आपको बताऊं 6/7, 9/11, 7/11, 17/29, एक इस तरह से वो 4 फ्रैक्शन हमें दे देगा। और 4 फ्रैक्शनों में वो हमसे क्या पूछेगा, ध्यान से देखें। पहली बात तो वो ये पूछ सकता है कि बताइए इन चारों में सबसे बड़ा कौन सा है। और दूसरा प्रश्न वो ऐसा पूछ सकता है कि बताइए भाई इन चारों में सबसे छोटी वाली फ्रैक्शन कौन सी है, सबसे छोटी वाली भिन्न कौन सी है। या फिर वो ऐसा पूछ सकता है कि बताइए इनको असेंडिंग ऑर्डर में जमाइए, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर में, या बढ़ते हुए क्रम में बोल सकता है, या फिर अवरोही क्रम में, घटते हुए क्रम में बोल सकता है। अवरोही और आरोही क्रम में अभी आपको बताऊंगा कि अवरोही क्रम क्या होता है और आरोही क्रम क्या होता है। 1 मिनट वही समझ लेते हैं कि अवरोही और आरोही क्या होता है, समझने की कोशिश करना। भाई आरोही मतलब क्या होता है और अवरोही मतलब क्या होता है। आरोही मतलब कि देखो, आरोही मतलब बढ़ता हुआ क्रम, ठीक है, आरोही मतलब होता है बढ़ता क्रम, बस इतना याद रख लेना, बढ़ता हुआ क्रम। और इसको इंग्लिश में बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इसको इंग्लिश में हम बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, इंग्लिश में बोल सकते हैं असेंडिंग ऑर्डर। अच्छा आरोही क्रम मतलब बढ़ता हुआ क्रम, कैसे बढ़ता हुआ क्रम, आइए मैं आपको बताता हूँ। मैंने आपसे कहा भाई मेरे पास संख्या है 2, 5, 1, 3, 7, इनको जमाइए आरोही क्रम में। आरोही क्रम में मतलब कि बढ़ता हुआ क्रम में। अब बढ़ता हुआ क्रम कैसे जमेगा, बढ़ता हुआ क्रम भाई, क्रम को बढ़ाना है अपने को, तो पहले तो 1 आएगा, फिर इसको बढ़ाएंगे हम 2 आएगा, फिर इससे बढ़ाएंगे हम 3 आएगा, फिर आएगा 5, फिर आएगा 7। तो भाइयों आप यहाँ से समझ लेना कि ये कौन सा क्रम है, हमारा असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, आरोही क्रम। अब अवरोही क्रम मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना भाई, इसका मतलब होता है घटता क्रम, घटता हुआ क्रम। अच्छा घटता हुआ क्रम, जैसे मैं आपको एक संख्या दे दूं 7, 2, 6, 9, 5, 8, इसको जमाइए घटता हुआ क्रम में। अब घटता हुआ क्रम में मतलब कि ये है कि सबसे पहले सबसे बड़ी होंगी, फिर छोटी होंगी, फिर और छोटी होंगी, फिर और छोटी होंगी, और सबसे लास्ट में सबसे छोटी संख्या होंगी, ठीक है ना। तो सबसे घटता हुआ क्रम, तो सबसे पहले आएगा क्या, 9। अब इससे घटेगा तो बचेंगे क्या, 8, इससे घटेगा तो बचेगा कौन, 7, फिर इससे घटेगा तो बचेगा कौन, 6, फिर इससे घटेगा तो बचेगा कौन, 5, और 5 के बाद आ रहा होगा हमारा 2। तो ये हमारा क्या है, घटता हुआ क्रम मतलब अवरोही क्रम। इसी को इंग्लिश में बोल सकते हैं हम डिसेंडिंग ऑर्डर। भाइयों हो सकता है कि आप दोनों की दोनों चीज़ों को ढंग से समझ पाए होंगे, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो तो यूट्यूब पर, ठीक। अब देखते हैं हम अपना काम। देखो सबसे पहला जो मैंने नियम लिखा है वो लिखा है, जिन भिन्नों का हर एक समान है उनमें जिसका अंश बड़ा होगा वही सबसे बड़ी। फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कहूं 7/31, 8/31,
6/31, 19/31। अब देखो ये वाली चीजें हैं ना भाई, ये वाली जो चीजें हैं ना, इन्हें हम हर बोलते हैं। मैंने अभी बताया, मतलब डिन्यूमिनेटर बोलते हैं इंग्लिश में। इंग्लिश में हम डिन्यूमिनेटर बोलते हैं, ठीक है। और ऊपर वाली संख्या को हम बोलते हैं अंश। अंश मतलब न्यूमिनेटर, ठीक है। अब जिसका हर एक समान होगा ना, ये एक फ्रैक्शन, 2, 3, 4, इन चारों के चारों फ्रैक्शन का ना, इन चारों के चारों फ्रैक्शन का हर एक समान है। इसका हर भी 31, इसका हर भी 31, इसका भी 31, इसका भी 31। तो इसमें सबसे बड़ी कौन होगी? इसमें सबसे बड़ी कौन होगी भाई? इसमें मैंने आपको बताया, जब हर एक समान होगा ना, जब हर एक समान होगा ना, तो जिसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी होगी। तो इसमें इसका अंश सबसे बड़ा, तो यही सबसे बड़ी होगी, और फिर ये दूसरी सबसे बड़ी हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इसका अंश दूसरा सबसे बड़ा है। फिर ये तीसरे नंबर पर हो जाएंगे, और फिर ये चौथे नंबर पर हो जाएंगे। तो आपसे ऐसा पूछा जाएगा कि बताइए इन चार में से सबसे बड़ी कौन? तो ये होंगी। मैं एक दो उदाहरण और आपको बताता हूँ। मैंने आपको लिख दिया, चलिए बताइए, 49/29, 47/29, 53/29, 57/29। अब देखो इसमें भी हर एक समान है क्या? आप बोलोगे हाँ बिल्कुल, इनके हर एक समान है क्या? अगर हर एक समान है तो जिसका अंश सबसे बड़ा वही सबसे बड़ी। तो किसका अंश सबसे बड़ा है? तो ये अंश सबसे बड़ा है। अब इसके हर सबके एक समान है, तो आप ये देखिए कि अंश किसका सबसे बड़ा है, तो ये सबसे बड़ा होगा, है ना, क्योंकि इसी का अंश सबसे बड़ा है। फिर इसके बाद दूसरे नंबर पर ये आ जाती है, फिर तीसरे नंबर पर ये आ जाती है, फिर चौथे नंबर पर ये आ जाती है। आप इनको अच्छे से नोट्स बना लीजिए और अच्छे से समझिए। मैं आपको एक उदाहरण और भी देता हूँ। मैंने अगर आपसे कह दिया, बताइए 107/91, 229/91, 99/91, 143/91, क्या इन सबके हर एक समान है क्या? देखो पूछेगा कि बताइए इनमें से सबसे बड़ी कौन है और सबसे छोटी कौन है। तो आप इनको विदिन सेकेंड बगैर पेन उठाए ही टिक कर पाओगे, अगर आपको ये नियम बनता है तो। समझ में आया कि नहीं आया भाइयों? समझ में आया ना? तो नियम अगर पता है, नियम ये कहता है कि जिसका हर एक समान है उसका अंश सबसे बड़ा होगा वही सबसे बड़ी। तो ये सबसे बड़ी होंगी क्योंकि इसी का तो अंश सबसे बड़ा है। फिर दूसरे नंबर पर तो ये आ जाएंगी भाइयों, क्यों? क्योंकि इसका अंश दूसरा सबसे बड़ा है। फिर तीसरे नंबर पर ये आ जाएंगे, और फिर चौथे नंबर पर ये आ जाएंगे। तो ये हमारा है पहला वाला नियम, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट वाला हमारा नियम। तो फ्रेंड अब ये हमारा क्या है, सेकंड वाला रूल है। सेकंड रूल क्या कहता है, जरा ध्यान से समझना। पहले इसको पढ़ते हैं अच्छे से। जिन भिन्नों का अंश एक समान है उसमें जिसका हर सबसे छोटा होगा ना, जिसका हर सबसे छोटा होगा वही सबसे बड़ी होगी। अब देखो मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। जैसे मैं आपसे कहूँ भाइयों, आप उदाहरण से बहुत बेहतरीन तरीके से समझ पाओगे। जैसे मैंने आपसे कह दिया 7/10, 7/12, 7/21, 7 ऐसे लिखो 15, 7/19। मैंने आपसे कहा इन चारों में सबसे बड़ी कौन सी है, इन चारों में सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। तो नियम ये है कि देखो जब अंश एक समान होगा ना, जब अंश एक समान होगा ना, तो यहाँ पर एक समान हो गया। तो जब अंश एक समान होगा तो जिसका हर सबसे छोटा दिखेगा वही सबसे बड़ी होंगी। अब देखो सबसे छोटा हर कौन सा दिख रहा है, आप बताइए। सबसे छोटा हर इसी का दिखाई दे रहा है ना, सबसे छोटा हर इसी का दिखाई दे रहा, तो यही सबसे बड़ी हो गई। फिर इससे थोड़ी सी हल्की सी बड़ी हो, इसका हर है तो ये दूसरे नंबर पर हो गई, और फिर ये तीसरे नंबर पर हो गई, और ये चौथे नंबर पर।
आप ध्यान से समझिए, जिसके बटे में सबसे छोटी संख्या होंगी ना वही सबसे बड़ी होती है, और जिसके बटे में सबसे बड़ी संख्या होती है ना वही सबसे छोटी होती है। समझ में आया? मैं आपको एक कहानी से समझाता हूँ, आप इस तरह से नहीं भूलोगे। जैसे कि मान लो कि 7-7 साल के मान लेते हैं, जैसे कि 4 बच्चे हैं और चारों के बच्चे की उम्र एक समान है। अब देखो ये चारों बच्चे 7-7 साल के, अब इनके सिर पर क्या है, बोझ रख दिया गया। इसको 19 किलोग्राम का वजन रख दिया, इसके 15, इसके 12, इसके 10। तो अब देखो जब बराबर उम्र के बच्चे होंगे और वजन जिसके पे सबसे ज्यादा होगा ना वो बहुत धीरे 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 चलेगा, और जिसके पे हल्का वजन होगा, हल्का बोझ लटका दिया, जैसे हल्का बोझ है ये, तो ये थोड़ा तेज तेज चलेगा, तो ये सबसे तेज चलेगा। समझ में आया ना? अगर नहीं समझ में आया तो आप नियम को याद रख लीजिए, जिसके बटे में सबसे बड़ी संख्या होंगी वही सबसे छोटी, और जिसके बटे में सबसे छोटी वही सबसे बड़ी। मैं आपको एक उदाहरण और भी बता देता हूँ, तो ये सबसे बड़ी होंगी, ठीक है ना। मैंने आपको एक और उदाहरण बताया, जैसे मैं आपसे कह दूं 17/22, 17/29, 17/29, 17/34, 17/35 लिखिए, 17/40। बताइए इसमें सबसे बड़ी कौन सी है? तो नियम ये कहता है अगर अंश एक समान है ना, अगर अंश एक समान है तो ये एक समान हो गया। अगर अंश एक समान है तो जिसका हर सबसे छोटा वही सबसे बड़ी। बताइए इन चारों में सबसे छोटी कौन सी है? ये। तो भाई आप बोलोगे यही सबसे बड़ी होगी, तो ये सबसे बड़ी होंगी। फिर इससे थोड़ी बड़ी कौन सी होंगी? ये वाली होंगी दूसरे नंबर, तीसरे नंबर पर ये, और चौथे नंबर पर ये। आप समझ पाए? जिसके बटे में सबसे बड़ी वो सबसे छोटी निकली कि नहीं निकली? तो ये क्या है, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर है, ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी है, ठीक है ना। ये सबसे बड़ी संख्या है, यहाँ पर भी ये सबसे छोटी है और ये सबसे बड़ी संख्या है, सबसे बड़ी। इन चारों में बता रहा हूँ, इन चारों में सबसे छोटी ये, सॉरी सबसे बड़ी ये और सबसे छोटी ये। एक उदाहरण मैं और बता देता हूँ ताकि आपको बेहतरीन तरीके से, लाजवाब तरीके से आपका ये उदाहरण क्लियर हो जाए। मैंने आपसे कहा भाइयों 61/39, 61/52, 61/64, 61/57। तो अब बताइए यहाँ पर सबसे बड़ी कौन होंगी? हम नियम के अनुसार चलेंगे, पूरा का पूरा नियम। अंश एक समान है क्या सबके? हाँ, न्यूमरेटर सबके एक समान है, अंश सबके एक समान है। अगर अंश सबके एक समान होते हैं, अगर अंश सबके एक समान होते हैं ना, अगर अंश सबके एक समान होते हैं ना, तो जिसके बटे में सबसे छोटी संख्या वही सबसे बड़ी। तो ये सबसे छोटी है 39, 52, 64 और 57, इन चारों में सबसे छोटी है, तो फिर सबसे बड़ी यही संख्या होगी। और ये सबसे बड़ी दिखाई पड़ रही है ना, अब ये सबसे ज्यादा बोझ यही है, तो ये क्या होंगी? सबसे छोटी होंगी, ठीक है भाइयों। इन उदाहरण को अच्छे से समझिए, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन धड़ल्ले से पूछे जाते हैं, बहुत मजेदार वाले एग्जाम्पल पूछे जाते हैं। देखो 3 उदाहरण मैंने इसके भी बताया, 3 उदाहरण उसके भी बता दिए हैं, 1-2 उदाहरण और कर लेते हैं। तो ठीक है भाइयों, अब हमारा तीसरा नियम स्टार्ट होता है। ये तीसरा नियम भी बहुत जोरदार है। देखो अगर आपको नियम पता है ना फ्रैक्शन के, तो आप एग्जाम के सवालों को बहुत धुएं की तरह उड़ाओगे, बहुत आराम से सोल्व कर पाओगे, आपको सेकंड नहीं लगेंगे सवालों को सोल्व करने में। देखो नियम हम पढ़ते हैं, जब भिन्नों के अंश तथा हर, सुनो, अंश तथा हर के बीच अंतर समान है, अंश और हर के बीच में अंतर समान है, तो जो सबसे बड़ी भिन्न दिखेंगी ना वही सबसे बड़ी भिन्न होंगी। मैं आपको उदाहरण से समझाता हूँ, एग्जाम्पल आप बाद में पढ़िएगा, पहले उदाहरण समझ लीजिए और फिर उसके बाद पढ़ना, तो उदाहरण बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा। मैंने आपसे कह दिया 6/7, 8/9, 11/12, 4/5।
बताइए इनमें सबसे बड़ी कौन है? इनमें सबसे बड़ी कौन है? तो आपसे मैंने ये कहा जब अंश और हर, अंश और हर, अंश और हर, और यहाँ भी अंश और हर, इन चारों के अंश और हर अगर एक समान है ना मेरे भाइयों, देखो यहाँ पे डिफरेंस कितना, तो आप बोलोगे एक, यहाँ पे डिफरेंस कितने का, तो एक का, यहाँ पर डिफरेंस कितने का, तो एक का, यहाँ पर भी डिफरेंस एक का ही है। जब अंश और हर के बीच में अंतर एक समान चल रहा है ना, जब अंश और हर के बीच में अंतर एक समान चल रहा है ना, तो जो सबसे बड़ी दिखाई पड़ रही है ना तुम्हें व्यवहार में, वही सबसे बड़ी होंगी, और जो सबसे छोटी दिखाई पड़ रही है ना, वो सबसे छोटी होंगी। तो इन चारों में मेरे को ये सबसे बड़ी दिखी, तो यही हमसे सबसे बड़ी संख्या होंगी। और जो सबसे छोटी दिखाई दे रही ये, तो ये क्या होंगी, सबसे छोटी होंगी। क्या आप उदाहरण को अब अच्छे से समझ पाए क्या? है ना, यही इसमें लिखा हुआ है। जब अंश और हर के बीच में अंतर एक समान है, जैसे मैंने आपसे कह दिया, एक और मैं आपको उदाहरण लिखवा दूं, 41/44, 49/52, 61/64, 99/102, मैंने आपको ये उदाहरण लिख दी है। बताइए इनमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी? तो आप सबसे पहले ये देखिए क्या अंतर एक समान है क्या? इन दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है भाई? तो आप बोलोगे 3 का। इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? तो इसमें भी 3 का ही डिफरेंस है। इसमें कितने का डिफरेंस है? 3 का। और इसमें भी कितने का है? 3 का है। तो देखो डिफरेंस एक समान हुआ क्या? अंश और हर के बीच में डिफरेंस एक समान है। अंश और हर के बीच में डिफरेंस एक समान है। और जब डिफरेंस एक समान होता है ना, तो जो सबसे बड़ी दिखाई दे रही है इन चारों में, वो ही सबसे बड़ी होंगी। तो ये क्या है? सबसे बड़ी होंगी, सबसे लार्जेस्ट नंबर होंगी। और सबसे छोटी वाली होंगी ये, क्योंकि ये सबसे छोटी दिखाई पड़ रही है। ठीक है ना? क्या आप यहाँ से चीज़ों को समझ पा रहे हो? देखो मैं आपको एक उदाहरण और भी अगर मैं आपसे कहूँ, मैंने लिखा है पहला 50/57, 71/78, 69/76, ठीक है, और 81/88। चलो इस तरह के मैंने आपको 4 उदाहरण दे दिए। देखो भाई सुनना, जब भी अंतर एक समान दिख जाए, सबसे पहले आप ये देखिए क्या इन चारों में अंतर एक समान है क्या? तो इन दोनों के बीच में 7 का अंतर दिख रहा है। इन दोनों के बीच में भी अगर तुम निकालोगे, इन दोनों के बीच का अंतर 7 निकलेगा। इन दोनों के बीच का अंतर भी 7 ही निकलेगा। इन दोनों के बीच का अंतर भी 7 ही निकलेगा। जब अंश और हर का डिफरेंस एक समान आ रहा होगा ना, जब अंश और हर के बीच का डिफरेंस एक समान आ रहा होगा ना, तो जो सबसे बड़ी दिख रही होंगी वही सबसे बड़ी। तो सबसे बड़ी दिखी ये, और तो यही हमारा सबसे बड़ी अंक होंगी, और ये सबसे छोटी वाली अंक होंगी। ठीक है ना? तो भाइयों इस तरह के हम चारों के चारों उदाहरण को अच्छे से समझ पाए। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।